बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रशीद ख़ान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज में काम करता हूँ। आज का मौजू हमारा पिछले वाले मौजू से मुंसलिक है, जिसमें हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि फालिज या पैरालिसिस क्या होती है, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या उसकी प्रिवेंशन होती है और क्या उसकी अलामत होती है। आज हम जो है उसके डायग्नोसिस पर और उसके ट्रीटमेंट पर सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट एंड हेल्थ। पिछली वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि जब फालिज हो या पैरालिसिस हो तो उसकी क्या अलामत है और उसकी वजूहात क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से डायग्नोज किया जाए। फालिज को या पैरालिसिस को डायग्नोज करने के लिए सबसे अहम तरीन चीज़ जो हिस्ट्री होती है, यानी मरीज क्या बताता है या मरीज के रवायकीन क्या बताता है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम डायग्नोसिस का तयन करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें चेक करनी है जिससे हम डायग्नोसिस कर सकें। किसी भी बीमारी को मालूम करने के लिए उसका 70% हिस्सा हिस्ट्री पर मुश्तमिल होता है, 20% हिस्सा जो है वो उसके एग्जामिनेशन में मुश्तमिल होता है, सिर्फ 10% हिस्सा वो इसमें शामिल होता है जिसमें हमने जो डायग्नोसिस बनाई हुई होती है उसको कंफर्म करना होता है। अगर आपके पास कोई मरीज आता है या आपको खुदा ना कोई मसला होता है, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके कुछ टेस्ट लिख के देता है। ये तमाम टेस्ट आपकी हिस्ट्री लेने के बाद और एग्जामिन करने के बाद बताता है। वो अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करता है कि आपको टीआईए हुआ है, आपको इन्फेक्शन हुआ है या आपको हेमरेज हुआ है। जो टेस्ट कराए जाते हैं उसके अंदर ब्लड टेस्ट भी होता है, उसमें एसएचएस भी होता है, उसमें इको होता है, लेकिन सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो सीटी स्कैन कहलाता है। सीटी स्कैन से हम ये मालूम कर सकते हैं कि आया ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग हुई है या खुदा न खास्ता नालियों की बंद होने की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। आमतौर पर जो सबसे पहले टेस्ट कराया जाता है वो टेस्ट सीटी स्कैन प्लेन कराया जाता है। प्लेन से हमारी होती है कि हम आमतौर पर कंट्रास्ट नहीं देते, सिर्फ ये मकसद मालूम करना होता है कि जब हमें कन्फ्यूजन हो कि इसको ब्लीडिंग हुई है यानी हैमरेज हुआ है या इसको इन्फेक्शन हुआ है, तो हम सीटी स्कैन प्लेन इसलिए करवा के देखते हैं कि ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि उसको कहीं ब्लीड तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्लीडिंग उसको हो रही है तो वो दवाइयाँ जो खून पतला करती हैं वो उनको नहीं दी जाए। आमतौर पर डॉक्टर सबसे पहले प्लेन सीटी स्कैन की तजवीज़ देते हैं ताकि वो ये कंफर्म कर सकें क्या उनको ब्लीडिंग हुई है या इन्फेक्शन हुआ है। आमतौर पर इसमें कंट्रास्ट नहीं दिया जाता है, उसकी ज़रूरत होती है तो बाद में कंट्रास्ट के साथ भी किया जा सकता है, लेकिन ये तजवीज़ या इस तजवीज़ जो है वो डॉक्टर ही देता है कि उसने प्लेन सीटी स्कैन करवाना है या उसने कंट्रास्ट के साथ सीटी स्कैन करवाना है। दूसरा जो टेस्ट आमतौर पर कराया जाता है वो होता है एमआरआई। एमआरआई से मुराद ये होती है कि हमें जब कंफर्म हो जाता है कि इसको ब्लीडिंग नहीं है, इन्फेक्ट है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसको क्यों हुआ ऐसा। तो उसमें आमतौर पे जो दिमाग की शरियानें हैं या खून की नालियाँ हैं उसमें ये कंफर्म हो सकता है, जिसे हम एमआरआई ए भी कहते हैं, कि उसमें कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी नस फूली भी तो नहीं है जो फट गई हो। इस फूली हुई नस को हम आमतौर पर सेरेब्रल एन्यूरिज्म कहते हैं। इससे एमआरआई ए से कंफर्म हो जाता है। देखिए, उसके अलावा जो टेस्ट किए जाते हैं उसके अंदर अगर ये इन्फेक्शन मालूम हो कि मरीज़ को इन्फेक्शन हुआ है तो हम कैरोटिड आर्टरी की वो अल्ट्रासाउंड भी करते हैं ताकि ये मालूम हो जाए कि वहाँ पे रुकावट तो नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी का मकसद सिर्फ ये होता है ये देखा जाए कि दिल की कैफियत क्या है, दिल के साइज़ क्या है, दिल के फंक्शन कैसा है, दिल का कोई ऐसा तो नहीं है जो काम ना कर रहा हो और जहाँ पे क्लॉट जमा हो गया हो, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से क्लॉट जो है वो दिमाग में गया हो। ये तमाम के तमाम टेस्ट जो है वो डायग्नोसिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों में बाकायदा से सेरेब्रल एंजियोग्राफी भी की जाती है और उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि सेरेब्रल जो वेसल्स हैं, कैरोटिड वेसल्स हैं, उनमें कहाँ कहाँ रुकावट है। इसके मकसद ये होता है कि जब मालूम हो जाए कि रुकावट बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी उसकी ट्रीटमेंट भी की जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टेंटिंग। जिस तरीके से दिल की शरियानों की स्टेंटिंग होती है, इसी तरह दिमाग की शरियानों की भी स्टेंटिंग की जा सकती है। एक दफ़ा जब डायग्नोसिस हो जाती है कि मरीज को इन्फेक्शन है या ब्लीड है, तो उसमें दोनों में ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। जिसके अंदर इन्फेक्शन की बात करते हैं उसमें आप ब्लड थिनर दवाइयाँ देते हैं, और जहाँ ब्लीड होता है तो वहाँ ब्लड थिनर दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। इस्केमिक इन्फेक्शन या इस्केमिक ब्लीड या ब्लीड के अंदर टाइम इज़ अ मैटर। जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होगा उतना मरीज को फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इसके इन्फेक्शन की बात करते हैं, यानी यहाँ पे खून जम गया है
उतना खून पतला करने वाली दवाइयाँ जितनी जल्दी दी जाएगी उतना मुनासिब है। ये दवाइयाँ IV भी दी जा सकती हैं और इंट्रा कोरोनरी भी हमारे दिमाग में डायरेक्टली भी दी जा सकती हैं। कोशिश की जाती है कि जो ब्लड थ्रो दवाइयाँ हैं वो शुरू के 4.5 मिनट 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर दे दी जाए। मतलब होता ये है कि अगर आप उसको सबसे पहले विदिन 3 आवर दे दें तो बहुत अच्छी बात है, ब्रेन डैमेज होने से बच जाता है। आमतौर पर जो दवा इस्तेमाल की जाती है उसको हम TPA या एटीप्लेस करते हैं। ये आमतौर पर जो क्लॉट होता है उसको बहुत जल्दी डिजॉल्व कर देता है और दिमाग के जो खलिए हैं उनको डाई होने से या ख़राब होने से बचाता है। दूसरे ऐसा सेंटर जहाँ पे इंटरवेंशन हो सकती है तो कुछ डॉक्टर डायरेक्टली मरीज की एंडोवास्कुलर प्रिपरेशन ट्रीटमेंट करते हैं, यानी वो क्या करते हैं कि ब्लॉक आर्टरी को खोल के उसमें स्टेंटिंग कर देते हैं। तो ये इसी तरीके का प्रोसीजर है जिस तरीके से दिल के प्रोसीजर में हम स्टेंटिंग करते हैं, और जितनी जल्दी हम स्टेंटिंग कर देते हैं उतना जल्दी चांसेस ये होता है कि जो इंसान का दिमाग के सेल्स हैं वो डाई नहीं होते और वो अपनी जगह पे नॉर्मल रहते हैं। दूसरी कंडीशन जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, जैसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, इसमें आमतौर पर दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और इसकी वजह क्या होती है कि आमतौर पर खून बहुत पतला हो जाता है तो खून की वहाँ पे बहना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर जो है वो आमतौर पे वो प्रेशर कम करने की कोशिश करते हैं दिमाग का और वो दवाओं से कंट्रोल हो जाता है। दूसरा ये है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बात की जाती है। आमतौर पर अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो और आम दवाओं से रिलीफ ना मिल रहा हो तो सर्जरी भी की जा सकती है। सर्जरी में क्या होता है कि जो ब्लड है उसको निकाल दिया जाता है, और अगर ऐसी मेलफॉर्मेशन तो जिसके अंदर हम कहते हैं कि एन्यूरिज्म वगैरह है तो उसमें क्लिपिंग या उसको एन्यूरिज्म को ब्लॉक कर दिया जाता है सर्जिकली। तो ये तमाम कंडीशन वो होती है कि जिसके अंदर इमरजेंसी सर्जरी करने की दुआ पेश आती है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर आपको मरीज को ब्लड भी देना पड़ जाता है ताकि, और ये ब्लड रोकने की दवाइयाँ भी देनी चाहती हैं जिसके अंदर ब्लड को क्लॉटिंग की जा सके ताकि मजीद ब्लीडिंग इस पर ना हो। लेकिन तमाम की तमाम कंडीशन उसमें है, ये डिसीजन जो है वो जो डॉक्टर है वो लेता है, मरीज या मरीज के लवाकिन इसको डिसीजन नहीं ले सकते। ये और बात है कि डॉक्टर आप तमाम की तमाम प्रोसीजर मरीज और मरीज के लवाकिन के कंसेंट से ये तमाम चीज़ें करते हैं। अगर आप वक्त पर पहुँचे हैं, वक्त पर तमाम चीज़ें आपकी हुई हैं तो यकीन रखिए कि अल्लाह ताला आपके दिमाग को सेफ रखेगा। लेकिन अगर आपको खुदा न खास्ता देर हो गई है या ट्रीटमेंट में ऐसी जगह पहुँचे हैं जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और आपको खुदा न खास्ता फारिश हो गया है तो उसमें रिहेबिलिटेशन प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, जिसके अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है, यानी कि फिजियोथेरेपी की बात की जाती है। ये फिजियोथेरेपी कभी कभी जो है काफ़ी तवील अरसे से चलती है। इसमें आपकी मदद जो है वो आपके लवाकिन ख़ास तौर पर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि होता ये है कि आप जो फिजियोथेरेपी की जाते हैं वो तो आधा घंटा जो भी सेशन होता है वो करते हैं, बाकी फिजियोथेरेपी लवाकिन को करनी चाहिए। इसमें लवाकिन का और रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हाथ है कि वो मरीज़ के साथ पूरा ताउन करें ताकि वो उसकी रिकवरी बहुत तेज़ी के साथ हो सके। और इसमें जो रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं उसमें स्पीच थेरेपी की बात होती है, फिजियोथेरेपी की बात होती है। ये दो अहम तरीन चीज़ होती है जो मरीज़ को आगे बढ़ने में या अपने नॉर्मल लाइफ आने में मदद देती है। तमाम के तमाम फालिज में एक बात तो ये है कि लवाकिन और रिश्तेदार मदद करते हैं, मगर मरीज़ की अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम ट्रीटमेंट के बावजूद ये देखिए इस चीज़ में आप मत भूलें कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देना है। मतलब ये कि अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल में रखिए, शुगर है तो कंट्रोल में रखिए, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश कीजिए, अपनी डाइट के ऊपर ख़ास तौर पर एहतियात कीजिए, उसमें चिकनाई मीठा इस्तेमाल ना कीजिएगा, और डाइट के अंदर लाजमी तौर के ऊपर जो है फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। नमक का इस्तेमाल कम से कम हो, मिठाइयों और मीठी चीज़ों का इज्तनाब कीजिए, और जितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको प्रोग्रेसिव बढ़ाते चले जाइए। स्मोकिंग किसी भी सूरत में, तंबाकू किसी भी सूरत में बिल्कुल आप इस्तेमाल नहीं करें, और अगर आप खुदा न खास्ता ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक को भी बंद कर दीजिएगा। ये आपकी सेल्फ मोटिवेशन है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आपको आपकी बीमारी से तहज़ियाब होने में आपकी मदद करेगा। अगर खुदा न खास्ता किसी को फालिज हो गया है तो दो बात का ध्यान रखें। नंबर पहली बात, उम्मीद का दामन ना छोड़ें। दूसरी बात यह कि डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए उन्होंने जो दवाएं तजवीज़ की हैं उनको मनो अन इस्तेमाल करते रहें,
उसमें किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो जब तक आपका डॉक्टर उसको चेंज नहीं करे, आप अपने तौर पे दवा के खुराक को या दवा की जो मकदार है उसको या ग्रुप को अपने तौर पे चेंज ना करें। ये चेंज का जो दवा की हर किस्म की मसले का हल आपके डॉक्टर के पास है, उसके मशवरे के बगैर किसी किस्म की दवा में रद्द-बदल ना करें। मैंने कोशिश की है कि फालिज के मुतालिक जो डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट में आपको एक सर हासिल गुफ्तगू कर सकूँ और आपको कुछ नॉलेज दे सकूँ। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं हर चीज़ को कवर नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई सवाल रहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।